वियतनाम, दिन का समय। ज्वालामुखी की चढ़ाई करते समय रोहन अकेला भेड़िए से दो दो हाथ करने रुक गया था ताकि रिया, रोहन और काव्या को सेफली आगे जाने का मौका मिल जाए। लेकिन आगे चलकर उनकी सेफ्टी पर भी खतरा मंडराने लगा। वो जिस रास्ते पर चल रहे थे उस जमीन के नीचे कोई अजीब सी चीज उन्हें फॉलो कर रही थी। ऐसे में काव्या ने अपना शक दूर करने के लिए जमीन में पंच मारकर एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया था। फिर काव्या को अंदर जो दिखा वो देख उसके होश उड़ गए। अरे बाप रे, अब ये क्या बला है? काव्या हैरान होकर बोली। ये सुनकर जय और रिया भी काव्या के पास दौड़े चले आए। यू चूहे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, रिया मुंह बनाते हुए बोली। लेकिन इस चूहे का साइज इतना बड़ा क्यों है? जय ने हैरान होकर कहा। दरअसल उनकी आंखें जो देख रही थी वो इस ज्वालामुखी के अंदर रहने वाला जंगली चूहा था, लेकिन ये सामान्य चूहों के साइज से काफी बड़ा था। इसका साइज किसी बिल्ली की तरह बड़ा था। साथ ही इसके मुंह में जो दांत लगे थे वो बेहद नुकीले और बड़े थे। जय इस विचित्र चूहे को ध्यान से देख रहा था और देखते देखते उसके थोड़ा पास जा पहुंचा। तभी इस चूहे ने अचानक आक्रामक होकर जय के ऊपर हमला बोल दिया। चूहे ने जय के उस हाथ पर अपने नुकीले दांतों से काट लिया जिस हाथ से उसने चिप्स का पैकेट पकड़ा हुआ था। मेरा हाथ! जय अपना हाथ खींचते हुए जोर से चिल्लाया और उस चिप्स के पैकेट में से कुछ चिप्स जमीन पर गिर गए, जिसे उस हमला करने वाले चूहे ने उठाकर खा लिया। ओह, तो ये जनाब तुम्हारे चिप्स चुरा चुरा कर खा रहा था। वैसे ये साइज में भले ही बड़ा हो लेकिन है तो क्यूट। काव्या ने चिप्स को दोनों हाथों से पकड़कर उसे कुतरते हुए खा रहे चूहे को देखकर कहा। इसकी शक्ल पर मत जाओ काव्या दीदी, देखो इस क्यूट चूहे ने मेरे हाथ का क्या हाल कर दिया। जय ने अपना खून से सना हाथ दिखाकर कहा, जो कि चिप्स लेने के दौरान चूहे ने बहुत जोर से काट दिया था। जय के हाथ की चोट देख काव्या और रिया दोनों हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक चूहा भी अपनी सिर्फ एक बाइट से किसी का ये हाल कर सकता है। काव्या दीदी, मेरी मानिए तो हमें भी इस चूहे को छोड़कर जल्दी आगे बढ़ जाना चाहिए, रिया ने सलाह दी। ठीक है, हम चलते हैं यहां से। काव्या भी रिया की बात समझ गई और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी उस चूहे ने फिर से जय के हाथ में मौजूद चिप्स का पैकेट छीनना चाहा। लेकिन इस बार जय ने चूहे के काटने से पहले ही उसे एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक दिया। इससे वो चूहा एक पत्थर से जा टकराया और उसे चोट लग गई। चल भाग यहां से, इस बार तुझे चिप्स का एक टुकड़ा तक नहीं मिलेगा, जय ने चूहे को फटकार लगाते हुए कहा और जाते जाते उसे पैर से एक किक मारकर रास्ते से हटा दिया। ये देख वो चूहा जोर जोर से चू चू करके रोने लगा। फिर देखते ही देखते जमीन के अंदर हलचल तेज हो गई। जय, काव्या और रिया जिस रास्ते से जा रहे थे वो वाइब्रेट होने लगा। अब ये क्या हो रहा है? रिया नर्वस होकर बोली। अब कोई कुछ समझता या करता तभी अचानक धरती फट गई। फिर उसके अंदर से एक साथ कई जंगली चूहे बाहर निकलने लगे और जय, काव्या और रिया के सामने आकर उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। अब यहां हैरत की बात यह थी कि ये सभी चूहे सबसे पहले निकले चूहे से साइज में थोड़े बड़े थे। फिर सबने देखा कि जय ने चिप्स छीन रहे जिस चूहे को लात मारकर दूर फेंक दिया था उसके पास एक बड़ा चूहा आया और अपनी भाषा में कुछ बात करने लगा। फिर सभी चूहे रिया, काव्या और जय को घूरने लगे। लगता है जय ने जिस चूहे को लात मारी थी वो एक बच्चा था और ये उसकी मॉम है जिससे वो हमारी शिकायत कर रहा है, काव्या ने अंदाजा लगाया। अब शिकायत करनी ही है तो सिर्फ मां से करे ना, पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा क्यों पीट रहा है, जय बोला। फिर अगले ही पल सभी चूहों ने उन पर हमला बोल दिया। वो चूहे साइज में भले ही किसी बिल्ली या कुत्ते जितने बड़े थे लेकिन खतरे में सबके बाप थे। उनके नुकीले दांतों का डेमो सभी जय के खून से सने हाथ से देख चुके थे, जबकि उसे सिर्फ एक अकेले जंगली चूहे के बच्चे ने काटा था। अब अगर इतने सारे वयस्क चूहे मिलकर काट लेंगे तो उनका क्या हाल करेंगे, ये इमेजिन करके भी डर लग रहा था। यही वजह थी कि जय, काव्या और रिया ने इन चूहों से लड़ने की बजाय भागना ज्यादा सही समझा। इधर वो सभी इन जंगली चूहों से बचकर भाग रहे थे तो दूसरी ओर रोहन विशाल भेड़िए से अकेला फाइट कर रहा था। हाथी जितने बड़े उस भेड़िए ने रोहन को एक पंजा मारकर कई फीट दूर फेंक दिया था। इससे रोहन
पास रखे एक बड़े से पत्थर से जा टकराया। अब वो भेड़िया गुस्से में रोहन पर अगला वार करने दौड़ा, लेकिन रोहन ने तभी अपने पास रखा वो बड़ा सा पत्थर उठा लिया और उस भेड़िए पर दे मारा। इससे वो भेड़िया उस पत्थर समेत दूर जा फेंकाया, लेकिन वो भेड़िया अभी भी गिरा नहीं। उसने खुद को जमीन पर गिरने से संभाल लिया। इससे रोहन को अंदाजा हो गया कि वो भेड़िया कितना ताकतवर है। तभी रोहन बिना कोई टाइम वेस्ट किए दोबारा भेड़िए की ओर दौड़ा। इस बार उसकी स्पीड काफी तेज थी। भेड़िए के पास आते ही उसने उसके लंबे लंबे पैरों को निशाना बनाया। रोहन भेड़िए के पैरों पर लात और घूंसे बरसाने लगा। अब भेड़िए ने जवाबी हमले में रोहन को अपने नुकीले दांतों से पकड़ना चाहा, लेकिन रोहन ने ऐसा होने नहीं दिया। वो गजब की फुर्ती दिखाकर न सिर्फ भेड़िए को मार रहा था, बल्कि उसके वार से बच भी रहा था। रोहन के ये मूव्स भेड़िए को इरिटेट करने लगे, लेकिन वो गुस्से से रोहन पर बरसने लगा। लेकिन रोहन ने उसके पैर पर इतने हमले किए कि वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। फिर अगले ही पल रोहन उस भेड़िए के ऊपर चढ़ गया और उस पर मुक्कों की बरसात करने लगा। रोहन की मार खाकर जमीन पर पड़ा भेड़िया दर्द से गुर्राया। फिर अचानक उसने जोर लगाकर पलटी मार दी। इससे भेड़िए के ऊपर बैठा रोहन अब उसके नीचे दब गया। भेड़िए को भी इसी मौके की तलाश थी। वो उछल उछल कर रोहन को और अपने नीचे दबाने लगा। विशाल भेड़िए के बार बार अपने ऊपर कूदने से रोहन की हड्डी पसली एक हो रही थी। अब उसे जल्दी कुछ करना था, वरना ये भेड़िया उसकी चटनी बना देता। ऐसे में रोहन ने फौरन अपनी आंख बंद करके सभी इंद्रियों पर फोकस करना शुरू कर दिया। उसने कुछ सेकंड के लिए अपने ऊपर गिर रहे विशाल भेड़िए को इग्नोर किया और अपना पूरा फोकस लॉकेट की शक्तियों को बाहर निकालने में लगा दिया। फिर अगले ही पल वो हुआ जिसका रोहन को बेसब्री से इंतजार था। उसका ब्लू स्टोन लॉकेट चमक उठा। रोहन का रोम रोम ऊर्जा से भर उठा। ऐसे में अगली बार जब उस विशाल भेड़िए ने रोहन के ऊपर कूदकर उसे दबाना चाहा, तो रोहन ने खड़े होकर उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया। फिर उस भेड़िए को चक्री की तरह गोल गोल घुमाते हुए दूर फेंक दिया। लेकिन रोहन यही नहीं रुका। वो दोबारा जमीन पर पड़े भेड़िए के पास गया और उसकी पूंछ पकड़कर उसे कभी लेफ्ट तो कभी राइट पटकने लगा। रोहन के इस मूव से भेड़िए की हालत खराब होने लगी और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। उसके शरीर की सारी एनर्जी रोहन की मार खाकर चली गई। जब रोहन को लगा कि भेड़िया उस पर अटैक नहीं करेगा, तो उसने उसे छोड़ दिया और फिर खुद दौड़ लगाकर आगे बढ़ गया। दूसरी ओर डॉक्टर मेहरा लैब में बैठकर अपने दोस्त यशपाल से बात कर रहे थे। रोहित मेरे दोस्त, मुझे जानकर दुख हुआ कि तुम्हारे काले पत्थर की शक्तियों को बाहर निकालने वाला प्रयोग फिर से फेल हो गया। मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस प्रयोग के चक्कर में तुम अब पूरी तरह से कंगाल हो चुके हो। यशपाल ने डॉक्टर मेहरा को सलाह दी। हाँ, तुम्हारी ये बात सही है कि अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इस काले पत्थर पर अपना काफी समय और पैसा लगा चुका हूं। मैं इसे यूं ही जाया नहीं जाने दे सकता। फिलहाल मुझे नहीं पता कि आगे के प्रयोग के लिए पैसा कहां से आएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा। डॉक्टर मेहरा ने अपने मन की बात सामने रखी, जिस पर यशपाल बोला, ठीक है, अगर तुम अभी भी इस प्रयोग को कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं। मेरा लगाया कुछ पैसा कहीं से आने वाला है। अगर मेरी वो डील सही तरीके से हो गई तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूं, लेकिन वो पैसे उतने भी नहीं होंगे कि तुम उससे एंडलेसली प्रयोग करते रहो। उन पैसों से भी तुम मुश्किल से सिर्फ एक ही प्रयोग कर पाओगे, और अगर वो भी फेल हो गया या उसमें ज्यादा टाइम लगा तो तुम्हें दोबारा पैसों की जरूरत होगी। अपने दोस्त यशपाल की ये बात सुनकर डॉक्टर मेहरा ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानते थे कि ये प्रयोग अगली बार में भी सफल हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसे करने के लिए उन्हें अनलिमिटेड पैसा चाहिए होगा, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। अब वो जब तक पैसों का इंतजाम न कर लेते तब तक उनके तीनों बच्चे उनकी आखिरी उम्मीद थे। अगर वो तीनों अपने लेवल को बढ़ा लेते हैं
और लॉकेट की शक्तियों को पूरी तरह बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो डॉक्टर मेहरा काफी हद तक अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर मेहरा ये सब सोच ही रहे थे कि तभी यशपाल बीच में बोला, क्या बच्चे अभी भी ट्रेनिंग में बिजी हैं? हाँ, इस बार मैंने उन्हें ज्वालामुखी पर भेजा है, डॉक्टर मेहरा ने जवाब दिया। क्या ये वही ज्वालामुखी है जहां पर हमने कई तरह के जानवरों पर केमिकल टेस्ट किए थे और उन्हें काफी बड़ा और खतरनाक बना दिया था? यशपाल ने अंदाजा लगाते हुए कहा, हाँ, तुमने सही समझा, ये वही ज्वालामुखी है और बच्चे इस समय उसी की चढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर मेहरा ने जवाब दिया, जिसे सुनकर यशपाल चौंक गया और बोला, फिर तो ये ट्रेनिंग उनके लिए बड़ी ही खतरनाक साबित होगी। अगर उनका सामना किसी खतरनाक जानवर से हो गया तो इस ट्रेनिंग में उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन उनकी जान जाने के सिर्फ 50% चांस हैं। बाकी 50% चांस इस बात के भी है कि वो अपने लॉकेट की शक्तियों को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं, डॉक्टर मेहरा ने जवाब दिया और फिर अपने तीनों बच्चों के बारे में मन ही मन सोचने लगे। उधर रिया, काव्या और जय उन बड़े जंगली चूहों की फौज से भाग रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि इन चूहों की तादाद हर पल बढ़ती ही जा रही थी। फिर देखते ही देखते कुछ चूहे दौड़कर उनसे आगे निकल गए और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब रिया, काव्या और जय के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये खतरनाक चूहे उन्हें कुतर कर खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अब क्या होगा आगे? क्या इन खतरनाक चूहों की फौज रोहन के दोस्तों को खत्म कर देगी या फिर वो इन चूहों से मुकाबला कर पाएंगे? आखिर और कौन से नए नए खतरे छिपे हैं इस खतरनाक ज्वालामुखी पर? जानने के लिए सुनते रहिए वियतनाम, दिन का समय। ज्वालामुखी की चढ़ाई करते समय काव्या, जय और रिया को खतरनाक जंगली चूहों ने चारों ओर से घेर लिया था। ये चूहे तो हर सेकंड संख्या में बढ़ते ही जा रहे हैं, रिया ने चिंता करते हुए कहा। काव्या दीदी, अब हम इन चूहों को क्या करें? जय ने पूछा। लगता है अब इन चूहों से लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, काव्या ने जवाब दिया। अब इन तीनों में से कोई एक्शन लेता उससे पहले ही उन चूहों ने हमला बोल दिया। एक साथ सैकड़ों चूहे काव्या, जय और रिया के ऊपर लपक पड़े। ये देख काव्या और जय तुरंत एक्शन में आए और उन चूहों को कभी लात तो कभी घुसा मार मार कर खुद से दूर करने लगे। लेकिन रिया चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे बचपन से ही चूहों से नफरत थी। वो उन्हें देखना तक पसंद नहीं करती थी और फिर यहां तो एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों चूहे थे, वो भी खतरनाक जंगली चूहे। इसलिए उन्हें देखकर उसका डर के मारे बुरा हाल था। उसके हाथ पैर जाम से हो गए थे, वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। इसलिए उसकी मदद के लिए जय और काव्या को बीच बीच में आना पड़ रहा था। रिया, क्या कर रही हो? एक जगह यूं ही खड़े मत रहो। अगर इनसे लड़ नहीं सकती तो कम से कम इधर उधर भागकर बचने की कोशिश तो करो, चूहों को रिया के पास से हटा रहे जय ने कहा। सॉरी जय, बट मुझे चूहे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें देखकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरी कुल्फी जम जाती है। अगर ये चूहे की बजाय कोई और होते तो मैं भी इनसे लड़ने में तुम्हारी मदद कर पाती, लेकिन अभी मैं इन चूहों को छूना तो दूर, ठीक से देखना भी नहीं चाहती हूं, रिया ने अपना हाल बताया। जिस पर काव्या बोली, रिया, तुम्हें अपने डर पर काबू पाना ही होगा। ये चूहे बहुत ज्यादा हैं, हम ज्यादा देर तक तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हें छोड़ो, हम खुद को भी शायद नहीं बचा पाएंगे। अब काव्या ने इतना कहा ही था कि तभी चूहों का एक और झुंड वहां आ गया और अब पहले से भी कई ज्यादा चूहे उन पर हमला करने लगे। कुत्ते बिल्ली जितने बड़े खतरनाक दांतों वाले ये चूहे अब काव्या और उसके साथियों पर भारी पड़ रहे थे। काव्या चिल्लाई। चूहों की बढ़ती तादाद और रिया को बचाने के चक्कर में काव्या खुद को नहीं बचा पाई और एक चूहे ने उसके पैर पर काट लिया। ऐसा होते ही थोड़ा खून भी निकलने लगा। इससे काव्या की लड़ने की स्पीड स्लो हो गई। अरे नहीं, मेरी वजह से काव्या दीदी को चोट आ गई। कम ऑन रिया, अपना ये डर छोड़ो, खुद को मजबूत बनाओ, इन चूहों को सबक सिखाओ, रिया खुद को मोटिवेट करते हुए बोली। उधर काव्या पैर में चोट लगने की वजह से चूहों से फाइट करते हुए अपना बैलेंस नहीं बना पाई और जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा होते ही एक चूहा काव्या के ऊपर लपका।
लेकिन तभी एक लात आई और उस चूहे को मारकर काव्या से दूर फेंक दिया। जब काव्या ने मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो आखिर तुमने अपने डर पर काबू पा ही लिया, काव्या खुश होकर बोली। दरअसल ये रिया थी जिसने सही समय पर हिम्मत जुटाकर काव्या को बचा लिया। हाँ, मैंने अपने डर पर काबू पा लिया और इसका क्रेडिट आपको जाता है। रिया काव्या का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली। फिर दोनों साथ में उन चूहों से लड़ने लगे। उन्हें इन चूहों से लड़ते हुए काफी समय हो गया था। धीरे धीरे शाम होने आई थी। उन सभी की एनर्जी ने जवाब दे दिया था। वो चूहों से लड़ते लड़ते भले ही थक गए हों, लेकिन इन चूहों का आना और लड़ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काव्या दीदी, मुझसे अब और लड़ाई नहीं होती, मैं थक चुका हूं, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, जय ने हांफते हुए कहा। मैं जानती हूं जय, इन चूहों ने हमें बहुत थका दिया है, मैं खुद भी बहुत थक चुकी हूं, लेकिन हम अभी रेस्ट नहीं कर सकते वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, काव्या चूहों से लड़ते हुए बोली। अब काव्या ने ये बोल तो दिया था कि हम अभी रुक नहीं सकते, लेकिन उन सभी के शरीर ने अब जवाब देना शुरू कर दिया था और उनमें लड़ने की शक्ति नहीं बची थी। ऐसे में चूहे उन सभी पर भारी पड़ने लगे थे और अब किसी भी पल उनका खेल खत्म होने वाला था। यार, ये नहीं हो सकता, क्या हमारा अंत इन चूहों से होगा? यह कितने शर्म की बात होगी जब लोगों को पता चलेगा कि हमें चूहे कुतर कर खा गए, जय चिढ़ते हुए बोला। तभी एक चूहे ने जय के पैर पर भी काट लिया और वो दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। ये देख काव्या उसे बचाने दौड़ी, लेकिन उसे भी दूसरे चूहे ने पैर पर काटकर गिरा दिया। अब रिया अकेली बची थी और उसे काव्या और जय दोनों को बचाना था। जहां एक तरफ रोहन के साथी मुसीबत से जूझ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिग बुल के सीक्रेट लैब में एक नई मुसीबत आने की तैयारी कर रही थी। सुपर विलन फैक्ट्री में डॉक्टर इकबाल और उसके वैज्ञानिकों की टीम विक्की सिंघानिया को सुपर ह्यूमन बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। विक्की कांच के बने कमरे में एक हाईटेक चेयर पर बैठा था। उसकी बॉडी पर कई वायर्स कनेक्टेड थे, जिसके जरिए खास तरह का बिजली का करंट और अलग अलग केमिकल्स दिए जा रहे थे। उधर डॉक्टर इकबाल ने इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए इस करंट और केमिकल्स की सप्लाई को स्लो रखा था, ताकि विक्की की बॉडी इसे झेल सके। सर, अगले स्टेप पर जाने के लिए हमें सब्जेक्ट की बॉडी में करंट और केमिकल सप्लाई की स्पीड को बढ़ाना होगा, एक वैज्ञानिक ने डॉक्टर इकबाल को सजेशन दिया। ठीक है, थोड़ी स्पीड और बढ़ा दो, लेकिन यह भी ध्यान रहे इस सब्जेक्ट की बॉडी में इसका कुछ गलत रिएक्शन होता है तो हमें स्पीड फौरन कम करनी होगी। ये कोई रैंडम सब्जेक्ट नहीं है, बिग बुल के खास दोस्त और वियतनाम के नामी नेता विकास सिंघानिया का बेटा है। हम इसकी जान जाने का रिस्क नहीं उठा सकते, डॉक्टर इकबाल ने कहा। जो भी रिस्क लेना है पूरी आजादी के साथ लो। उस रोहन को हराने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। पीछे से एक आवाज आई। जब डॉक्टर इकबाल ने पलटकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गए। विकास सर, आप? और यहां? डॉक्टर इकबाल विक्की के पापा विकास सिंघानिया को अचानक अपनी लैब में देखकर हैरान होकर बोले। विकास को मैं यहां लेकर आया हूं। पीछे से एक और आवाज आई। ये बिग बुल था। बिग बुल मेरा दोस्त है, इसलिए मेरे बेटे को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। उसे अपने नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करो। वैसे भी मेरा बेटा नाकारा है। अगर वो एक परफेक्ट सुपर विलेन बन जाता है और उसमें अनलिमिटेड शक्ति आ जाती है तो वो मेरे बहुत काम आएगा। रोहन को हराने के बाद उसका इस्तेमाल वियतनाम पर राज करने के लिए भी कर सकता हूं। फिर क्या पता कल को उसी की मदद से मैं वियतनाम का अगला प्रधानमंत्री भी बन जाऊं। विकास सिंघानिया ने अपने दिल की बात बताई। विकास सही बोल रहा है, हमें अपने फोकस से नहीं भटकना चाहिए। तुम्हें विक्की को सुपर विलेन बनाने के लिए उसके साथ जो भी करना है बेझिझक करो, लेकिन इस बार हमारा ये प्रयोग फेल नहीं होना चाहिए। अब हम रोहन को लेकर और लापरवाही नहीं बरत सकते। उसे हराने के लिए हमें जो भी हद पार करनी पड़े हम करेंगे, बिग बुल ने कहा। जिसे सुन डॉक्टर इकबाल ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि वो भी खुद को होल्ड बैक करके नहीं रखना चाहते थे और अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरी शिद्दत के साथ करना चाहते थे। अब बिग बुल और विकास सिंघानिया से हरी झंडी मिलने के बाद
डॉक्टर इकबाल ने अपने कंप्यूटर पर कुछ और बटन्स प्रेस किए और इस बार विक्की की बॉडी में एक बिल्कुल नया केमिकल इंसर्ट कर दिया। ये डॉक्टर इकबाल का बनाया एक खास केमिकल था जिसे वो पहली बार किसी इंसान पर ट्राई कर रहे थे। अगर इस केमिकल ने अपना काम कर दिखाया तो विक्की के परफेक्ट सुपर ह्यूमन बनने की प्रोसेस और भी फास्ट हो जाएगी, डॉक्टर इकबाल खुद से बोले। उधर कांच के कमरे में बैठे विक्की की बॉडी में जैसे ही ये नया केमिकल गया उसे असहनीय दर्द होने लगा। उसका रोम रोम दर्द के मारे टूटने लगा। लेकिन बात सिर्फ दर्द तक ही सीमित नहीं थी। दर्द के अलावा उसके पूरे शरीर में जलन भी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके घाव के ऊपर लाल मिर्च रख दी हो। इस जलन से उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। आंख से आंसू तक निकल पड़े थे। लेकिन विक्की का हौसला भी कम नहीं हुआ। उसने जब कांच से देखा कि उसके पापा विकास सिंघानिया भी लैब में मौजूद हैं, तो उसने अपने इरादे और बुलंद कर लिए और अब वो बेहिसाब दर्द होने पर चीख भी नहीं रहा था, बल्कि अपने पापा को कांच से देख दर्द सहते हुए मुस्कुरा रहा था। सर, सब्जेक्ट के हार्मोन्स इस समय बेस्ट सिचुएशन में हैं और आपका नया केमिकल भी उसकी बॉडी के साथ अच्छे से मर्ज हो रहा है, एक वैज्ञानिक ने स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़ों को पढ़कर कहा, जिसे सुन डॉक्टर इकबाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने बुरे दिन गिनना शुरू कर दो रोहन, तुम्हारी मौत का सामान जल्द बनकर रेडी हो जाएगा, डॉक्टर इकबाल ईविल स्माइल के साथ बोले। उधर वियतनाम में ज्वालामुखी के पथरीले रास्ते पर काव्या, जय और रिया अभी भी जंगली चूहों के आतंक से परेशान थे। काव्या और जय के पैर में चोट लगने की वजह से वो ज्यादा एनर्जी के साथ लड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में सारी जिम्मेदारी अब रिया के कंधों पर थी। ओके रिया, तुम ये कर सकती हो। ये चूहे भले ही ताकत और संख्या में तुमसे ज्यादा हो, लेकिन ये मत भूलो दिमाग में तुम इन सभी से आगे हो। रिया ने खुद को मोटिवेट किया और फिर इन चूहों को हराने का आइडिया सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने फौरन जय का बैग उठाया और उसमें से एक चिप्स का पैकेट बाहर निकाल लिया। फिर रिया ने उन चिप्स के पैकेट को खोलकर सारे चिप्स दूर जमीन पर बिखेर दिए। इससे सारे चूहे जो काव्या और जय पर अटैक कर रहे थे वो उन्हें छोड़कर जमीन पर गिरे चिप्स को खाने दौड़ पड़े। वाह रिया, क्या दिमाग लगाया है, जय तारीफ करते हुए बोला। ये चूहे चिप्स खाने में बिजी हैं, तब तक हमें यहां से निकल लेना चाहिए, काव्या ने सजेशन दिया और फिर सभी वहां से भागने लगे। लेकिन तभी रिया के फेंके सारे चिप्स खत्म हो गए। ऐसे में उन चूहों ने चिप्स फेंकने वाली रिया को देखा और उसके पीछे दौड़े। ये देख रिया घबरा गई और तेजी से भागने लगी। इस हड़बड़ी में वो भागते हुए जय और काव्या से दूर हो गई। ऐसे में सारे चूहे भी रिया के पीछे ही भागने लगे। पैर में चोट लगी होने की वजह से काव्या और जय इतना तेज नहीं भाग पा रहे थे कि दौड़कर रिया को उन चूहों से बचा सके। उधर रिया दौड़ते दौड़ते अचानक से गिर पड़ी। अब सभी चूहे उस पर एक साथ टूट पड़े। उन्हें लगा कि रिया और चिप्स देगी, लेकिन रिया के पास कोई चिप्स नहीं थे। इस चीज ने उन चूहों को और भी गुस्सा दिला दिया और अब वो रिया को ही खाकर अपनी भूख मिटाने का मन बनाने लगे। ऐसे में उन चूहों ने रिया को कुतरना चालू कर दिया। इससे रिया को बहुत तेज दर्द हुआ और वो जोर से चिल्ला पड़ी, आह, बचाओ मुझे। तो अब क्या होगा आगे? क्या रिया इन चूहों का भोजन बन जाएगी? क्या रिया के बाद अगला नंबर जय और काव्या का होगा? क्या रोहन अपने साथियों को दोबारा जिंदा देख पाएगा? और क्या विक्की सुपर ह्यूमन बनकर रोहन को हरा देगा?